अंडर वाटर गोल्डन वॉर टैंक रिस्टोरेशन। रोशन नाम का लड़का नदी के पुल से भागे जा रहा था। उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में उसके आगे से भी कुछ गुंडे आ जाते हैं। तब रोशन पुल पर रुक जाता है और मन ही मन में सोचता है, अरे ये कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं? मेरे पास अभी फोन भी नहीं है जो किसी की मदद मांगू। क्या करूँ? नदी में कूद जाता हूँ। ऐसा सोचकर रोशन गुंडों से बचने के लिए नदी में कूद जाता है। रोशन को पानी में कूदते देख गुंडे वहां से चले जाते हैं। रोशन पानी में तैरते हुए किनारे पर जा रहा होता है कि तभी अचानक से मछुआरे के जाल में उसका पैर अटक जाता है और जाल के साथ वो नदी के तले में चला जाता है। वो पैर जाल से निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है कि तभी अचानक उसे एक वॉर टैंक दिखाई देता है। उसे देखकर वो कहता है, अरे पानी में वॉर टैंक कैसे? चलो छोड़ो, पहले यहाँ से निकलता हूँ, बाद में देखता हूँ कि इस वॉर टैंक का क्या किया जाए। रोशन वॉर टैंक को अनदेखा करके नदी से निकलकर किनारे पर पहुँचता है और छुपते छुपाते घर चला जाता है। तब उसके पापा मोहन, जो एक मिलिट्री मैन थे, वो रोशन को इस तरह से देखकर कहते हैं, रोशन, क्या बात है? तुम ऐसे हाफते हाफते घर क्यों आ रहे हो? तब रोशन रास्ते में घटी घटना अपने पिताजी को बताता है। पिताजी कहते हैं, ये सब उस केदार का ही काम हो सकता है। तुम्हें अगवा करके अपना काम आसान करना चाहता है वो। लेकिन कैसा काम पापा? मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं। कौन है वो लोग और क्या चाहते हैं वो? बेटा, केदार एक खराब वॉर टैंक ज्यादा दाम में देश को बेचना चाहता था। उस वॉर टैंक की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने उसके प्रस्ताव पर साइन नहीं किया। वो तुम्हें अगवा करके मेरे सिग्नेचर लेना चाहता है। मोहन की बात सुनते ही रोशन को पानी के नीचे वाले वॉर टैंक की याद आती है और वो अपने पापा को उस टैंक के बारे में बताता है। क्या कहा बेटा? नदी के अंदर वॉर टैंक है? हम कल ही उधर चलते हैं। पर रोशन, आज के बाद बाहर निकलते वक्त जरा संभल कर बेटा। उस केदार का कुछ भी भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। दूसरे दिन मोहन और रोशन जेसीबी क्रेन लेकर नदी के पास जाते हैं। क्रेन की मदद से वॉर टैंक को वो पानी से बाहर निकालते हैं। मोहन वॉर टैंक को बहुत ही अच्छे से देखता है और कहता है, अरे बेटा, ये वॉर टैंक तो हमने कई लड़ाइयों में मदद लेकर लड़ाई लड़ चुके हैं। ऐसे वॉर टैंक की तो हमारे देश को जरूरत है, ना कि केदार ने बनाए हुए वॉर टैंक की। लेकिन इसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। ये हमारे किसी काम का नहीं है बेटा। ऐसे मत कहो पापा, इतने सारे वार में यूज किया हुआ वॉर टैंक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसका ऐसा रिस्टोरेशन करता हूँ कि आप देखते रह जाओगे। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ नहीं, हमें इस वॉर टैंक को किसी सेफ जगह पर ले जाना पड़ेगा। अब तक तो ये बात केदार को भी पता चली होगी। चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। इस तरह से रोशन और मोहन उस वॉर टैंक को अपने घर के पीछे वाले शेड में ले जाते हैं, जहाँ रोशन उस अंडर वाटर वॉर टैंक का रिस्टोरेशन शुरू करता है। तो दूसरी ओर केदार के गुंडे ये बात उसे बता देते हैं। केदार गुस्से से कहता है, ये दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं। उस वॉर टैंक का रिस्टोरेशन करके देश के सुपुर्द कर देंगे वो लोग और मेरा वॉर टैंक बेवजह रिजेक्ट कर देंगे। नहीं नहीं, इससे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। उधर रोशन वॉर टैंक का रिस्टोरेशन करके उसे गोल्डन वॉर टैंक बना देता है और अपने पापा से कहता है, पापा पापा देखो कैसे चमक रहा है वॉर टैंक। शाबाश बेटा, तुमने तो इसे गोल्डन वॉर टैंक बना दिया। सच में यही तो हमारे देश की धरोहर है। ये वॉर टैंक ऐसे ही गोल्डन जैसे चमकते रहना चाहिए। चलो अब हम मिलिट्री ऑफिसर्स को लेकर आते हैं। रोशन और मोहन गोल्डन वॉर टैंक को लेकर जाते हैं कि तभी केदार अपने गुंडों के साथ वहां आता है। केदार के गुंडे उन दोनों पर हमला करते हैं। तब रोशन और मोहन भी उन गुंडों का सामना करता है। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस और मिलिट्री वाले आते हैं और केदार के साथ गुंडों को भी पकड़ लेते हैं। मोहन कहता है, अरे वाह रोशन, यहाँ तो पुलिस सही समय पर पहुंची है। मैंने तो नहीं बताया पुलिस को, फिर इन्हें कैसे पता चला? ये सब मैंने किया है पापा। दरअसल मैंने इस गोल्डन वॉर टैंक में ऐसी टेक्नोलॉजी फिट की है कि ये खुद ब खुद दुश्मन को ट्रैक करती है और पुलिस या फिर मिलिट्री वालों के हेल्प सेंटर पर मैसेज भी कर देती है। ये बात सुनकर मोहन अपने बेटे को शाबाशी देता है। वो गोल्डन वॉर टैंक मिलिट्री ऑफिस में रखा जाता है। केदार को उसके किए की सजा मिलती है और उसके वॉर टैंक का रिजेक्शन भी हो जाता है। अंडर वाटर वॉर टैंक रिस्टोरेशन। नदी किनारे रामपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। गांव के लोगों का मछली पकड़ना और खेती करना यही दो मुख्य व्यवसाय थे। उस गांव में सुरेश नाम का एक मछुआरा रहता है,
पर वो बहुत ही आलसी था। रोज उसकी माँ उसे काम के लिए जल्दी उठाया करती थी। अरे ओ आलसी उठ अब, रोज रोज की तेरी इस आदत से ना मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। उठ, नहीं तो तेरे ऊपर पानी डाल दूंगी। माँ की बात सुनकर भी सुरेश बेड पर ही सोते रहता था। तब उसकी माँ सच में उस पर पानी डाल देती है। तब वो हड़बड़ाते हुए उठ जाता है और कहता है, अरे माँ, ये कौन सा तरीका है मुझे उठाने का? हाँ, अब उठ जल्दी से और काम पर जा। आज तुमने ज्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ी और घर पैसे नहीं लाया ना, तो देखना मैं तुम्हें खाने में कुछ नहीं देने वाली। तब सुरेश उठकर तैयार होने लगता है, पर हर काम करने में उसे बड़ा ही वक्त लगता है और तब जाके वो मछलियाँ पकड़ने नदी पर जाता है। तब तक दोपहर हो चुकी थी। बाकी के सारे मछुआरे मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार ले जाने के लिए वापस आ रहे थे और ये सुरेश मछलियाँ पकड़ने जा रहा था। तब उसे उसका दोस्त मोहन मिलता है और वो कहता है, अरे सुरेश, तुम आज भी लेट? अब तो समझ ले कि तुम्हारे जाल में मछलियाँ फंसेगी ही नहीं। तू वापस चल और कल सवेरे आ मछलियाँ पकड़ने। अरे मुझे मत सिखा कि कब मछलियाँ पकड़नी है और कब नहीं, जाके अपना काम कर। ऐसा कहकर सुरेश नदी में अपनी नाव से अंदर जाता है। वहाँ मछलियों के लिए वो जाल फेंकता है और थोड़ी थोड़ी देर में जाल को वो देखता रहता है कि मछलियाँ फंसी या नहीं। तब वो सोचता है, शायद मोहन सही कह रहा था, अब तक एक भी मछली नहीं फंसी। ऐसा ही रहा तो रात को माँ खाने में कुछ भी नहीं देगी। अब क्या करूं मैं? सुरेश ऐसा सोचकर अपनी नाव को नदी के बीचों बीच ले जाता है। वहां पर मछलियां पकड़ने का वो जाल फिर से डालता है। थोड़ी ही देर में वो जाल को खींचने लगता है, लेकिन जाल बाहर आता ही नहीं। तब वो सोचता है, अरे कमाल है, जाल को इतना खींच रहा हूँ लेकिन फिर भी ये ऊपर नहीं आ रहा। लगता है बड़ी बड़ी मछली फंसी है जाल में। वाह, आज तो माँ से नो डांट। सुरेश ऐसा सोचकर जाल को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जाल बाहर आता ही नहीं। बार बार कोशिश करके सुरेश थक जाता है। अरे यार, अब तो इस जाल को खींचते खींचते मैं थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, अंदर जाकर देख के आता हूँ कि जाल में क्या फंसा हुआ है। ये सोचकर सुरेश पानी के अंदर कूदता है। पानी के अंदर जाते ही उसका जाल एक पुराने वॉर टैंक में फंसा हुआ उसे दिखाई देता है। सुरेश उस वॉर टैंक को अच्छे से देखता है। तब वो कहता है, अरे ये तो मिलिट्री का पुराना वॉर टैंक है। चलो मछलियाँ नहीं, कम से कम ये खजाना तो हाथ लगा। सुरेश फौरन वहाँ से बाहर आता है और अपने मैकेनिक दोस्त से मिलने जाता है और उसे वो सारी बात बताता है। तब उसका दोस्त कहता है, अरे सुरेश, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, तुमने उस वॉर टैंक को ढूंढ लिया है और अगर ये बात मिलिट्री को पता चली तो वो तुम्हें अच्छा इनाम भी देंगे। पर हाँ, इस बात की खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। मैं वही पानी के अंदर जाकर उस वॉर टैंक का रिस्टोरेशन करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात कही है मेरे दोस्त, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन पता नहीं आज रात माँ का गुस्सा खाना पड़ेगा या मार। अरे वो तो तेरी रोज की बात है, तू आलस छोड़कर सवेरे जल्दी आना, बस इतना भी किया तो बहुत है। ऐसा कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। उस रात माँ सुरेश को मछलियों के लिए बहुत डांटती है, लेकिन सुरेश माँ को कुछ नहीं बताता। दूसरे दिन सुरेश और उसका दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर पहनकर पानी के अंदर जाते हैं और वहीं पर उस वॉर टैंक का रिस्टोरेशन शुरू करते हैं। रिस्टोरेशन खत्म होते ही सुरेश अपने दोस्त से कहता है, अरे मेरे दोस्त, ये वॉर टैंक तो नए जैसे लग रहा है। इससे जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं माँ को तो बहुत ही खुश रखूंगा। ऐसा कहकर वो दोनों उस वॉर टैंक को बाहर निकालते हैं। नदी किनारे वॉर टैंक को देखकर सारे चकित हो जाते हैं। सुरेश ऐसा भी कभी कर सकता है, इस पर गांव वालों का विश्वास ही नहीं हो रहा था। सब सुरेश का मजाक उड़ाने वाले आज उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर सुरेश उस वॉर टैंक को लेकर मिलिट्री ऑफिस जाता है, जहां पर वो ऑफिसर कहता है, शाबाश सुरेश, ये तो हमारा बहुत ही पुराना वॉर टैंक है। हम ऐसे वॉर टैंक हमेशा संभाल कर रखते हैं। ये दूसरे विश्व युद्ध की निशानी है। इसी के जैसे वॉर टैंक ने दूसरे विश्व युद्ध में कमाल कर दिखाया था। सरकार तुम्हें इसका अच्छा इनाम देगी। सुरेश को सरकार उस वॉर टैंक के बदले अच्छा खासा इनाम देती है और कुछ पैसे भी देते हैं। उन पैसों से वो अपनी माँ को बहुत ही खुश रखता है। आलस करने की वजह से कोई भी हमारा आदर नहीं करते, पर अगर वही मेहनत करे तो उसका हमेशा सम्मान किया जाता है। अंडर वाटर डायमंड वॉर टैंक। कुणाल को हर रात सेकंड वर्ल्ड वॉर का सपना आता था, जिसमें एक सिपाही लड़ाई करते करते वॉर टैंक के साथ नदी में डूब जाता है।
सपना देखते ही वो नींद से हड़बड़ाकर जाग जाता था। ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? इसी सपने की वजह से मुझे पानी से भी डर लगता है। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव के सारे लड़के नदी में तैरते थे, लेकिन कुणाल पानी से हमेशा दूर ही रहता था। सारे लड़के उसे डरपोक कह के पुकारते थे। उसी गांव में मनोज नाम का एक लड़का बहुत ही घमंडी था। एक बार मनोज पानी में तैर रहा था कि वो कुणाल पर पानी फेंकता है, जिस वजह से कुणाल डर जाता है। तब मनोज कहता है, क्यों रे डरपोक, यूं छोटे बच्चों के जैसे कब तक पानी से डरता रहेगा? आजा पानी के अंदर, हम दोनों तैरने की रेस लगाते हैं। नहीं मनोज, तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तुम ही तैरो पानी में, मैं तुम सबको देखकर ही मजे ले रहा हूँ। दरअसल कुणाल उसी गांव में रहने वाली रीता नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। रीता के पिताजी रीता की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तब रीता कुणाल से मिलकर कहती है, कुणाल, आज के बाद मैं तुम्हें मिलने कभी नहीं आऊंगी। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। ये क्या कह रही हो रीता? और मुझसे किया हुआ वादे का क्या? क्या वो तुम सब भूल गई? मुझे सब याद है कुणाल, पर मैं भी क्या करूं? मेरे पिताजी एक गरीब से मेरी शादी कर देंगे, पर एक डरपोक से नहीं। चलो मैं चलती हूँ। रीता वहां से चली जाती है। उसके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, तो इधर कुणाल दुखी होकर रोते रहता है। रात को सोने के बाद फिर से उसे उस रात वही सपना आता है, लेकिन इस बार सिपाही सपने में ही कुछ कुणाल से कहता है, सुनो कुणाल, तुम मेरा पुनर्जन्म हो। मुझे लगा कि तुम मेरे जैसे ही बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हारे सपने में आता था, पर तुम तो डरपोक हो। कल रीता की शादी है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। उठो, एक सिपाही की तरह अपने प्यार को जीत लाओ। यह सपना देखकर कुणाल नींद से जाग जाता है। वो पहले खुद का डर बाहर निकालने के लिए पानी की तरफ जाता है। सिपाही की बातों से कुणाल में हिम्मत आई थी। वो नदी में कूद जाता है और खूब तैरने लगता है। इतने में उसे एक बड़ी मछली उसके तरफ आती हुई दिखाई देती है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली मेरी ही तरफ आ रही है। ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। अरे बाप रे, भागो। इस तरह से कुणाल बड़ी मछली से बचते हुए तेजी से तैरने लगता है। वो पानी के नीचे अंदर तक जाता है, जहां उसे वो वॉर टैंक मिलता है। उसे देखकर वो कहता है, अरे ये तो वही वॉर टैंक है जो मेरे सपनों में आता था। चलो मैं इसे अब बाहर ही निकाल लेता हूँ। इसे लेकर सीधा रीटा के घर जाता हूँ। ये सोचकर कुणाल एक क्रेन की मदद से उस वॉर टैंक को बाहर निकालता है और उसकी मरम्मत करता है। वॉर टैंक को लेकर वो रीता के घर जाता है, जिसे देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं। तब कुणाल रीता से कहता है, देखो रीटा, मेरा डर आखिरकार चला गया। अब तो तुम्हारे पिताजी हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे ना? कुणाल की इस बातों से शादी के मंडप में हड़बड़ी सी मच जाती है। तब रीता के पिताजी कहते हैं, अरे आज मेरी बेटी के शादी के दिन तुम ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मैंने मेरी बेटी के लिए करोड़पति दामाद ढूंढा है। तुम जैसे गरीब उसके अब नौकर रहेंगे। चले जाओ यहाँ से, ना ये फालतू वॉर टैंक लेकर। देखिए ससुर जी, माफ करना, लेकिन ये कोई मामूली वॉर टैंक नहीं है और मैं भी कोई गरीब नहीं हूँ। पिछले जन्म में मैं एक बहादुर सिपाही था और ये वॉर टैंक मेरा है और इसी वॉर टैंक ने मुझे करोड़ों के हीरे दिए हैं। ये देखिए। दरअसल कुणाल जब वॉर टैंक की मरम्मत कर रहा था, तब उसे उस वॉर टैंक में ढेर सारे हीरे मिले थे। उन हीरों को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब रीता पिताजी के लाए हुए लड़के से शादी करने से मना कर देती है और उस मंडप में कुणाल और रीता की शादी कर देते हैं। कुणाल हीरे बेचकर करोड़पति बन जाता है और उस वॉर टैंक को हमेशा अपने पास संभाल कर रखता है। गरीब का गोल्ड वॉर टैंक रिस्टोरेशन। गरीब कबाड़ वाला चिंटू एक कार खिलौने के साथ खेल रहा था। तब सोनू उसे देख लेता है और वो उसके पास जाकर कहता है, अरे ये तो मेरा फेंका हुआ कार है, पर ये तो खराब हो चुका था ना। हाँ, मुझे ये कबाड़ में मिला।
मैंने इसका रिस्टोरेशन किया, इसलिए ये ठीक हो गया। क्या तुम कबाड़ में काम करते हो? छी 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 छी। वैसे तुम्हारे कपड़े देखकर मैं समझ ही गया था। मैं भी पता नहीं किससे बात करने चला आ गया। तुम जैसे गरीबों से बात करना मेरे शान के खिलाफ है। चिंटू अनाथ और गरीब था। कबाड़ बेचकर वो अपना गुजारा करता था और रोड साइड में ही वो सो जाता था। चिंटू नए खिलौने तो नहीं खरीद सकता था, पर ऐसे कबाड़ में आए हुए खिलौनों का वो एक साथ रिस्टोरेशन करता था और बाकी के गरीब बच्चों में भी वो बांट देता था। उधर सोनू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए सोनू की हर जिद पूरी की जाती थी। एक बार वो जिद पे अड़ा था। पापा मम्मी, मुझे नए खिलौने चाहिए और वो भी विदेश के। मेरे क्लास के मोनू के पिताजी ने उसे विदेश से बड़ी जीप ला कर दी है। मुझे भी चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेटा, ऐसी जिद नहीं करते। मैं तुम्हारे इस जिद से तो परेशान हो गई हूँ। महंगे महंगे खिलौने लेकर भी तुम एक दिन नहीं खेलते और उसे बिगाड़ कर बाहर फेंक देते हो। तो क्या हुआ भाग्यवान, उसका बाप उसी के लिए तो इतना कमा रहा है। बेटा सोनू, मैं कल ही तुम्हारे लिए विदेश से खिलौने मंगवाता हूँ। सोनू बहुत ही खुश होकर अपने पापा के गले लग जाता है। सोनू के पिता ने उसके लिए एक वॉर टैंक खिलौना मंगवाया। वो खिलौना बाकी खिलौनों से बड़ा था। सोनू खुशी से उस खिलौनों के साथ खेलता है। उसी दिन सोनू के पापा सुधाकर को पता चलता है कि उसके घर इनकम टैक्स वालों की रेड गिरने वाली है। तब सुधाकर सोचता है, अरे इन इनकम टैक्स वालों को कैसे पता चला? ये इनकम टैक्स वाले भी ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। बाकी पैसों का मेरे पास हिसाब किताब है, लेकिन इस सोने का क्या करूं? ऐसा सोचते हुए सुधाकर के दिमाग में अचानक से एक प्लान आता है। सुधाकर घर का सारा सोना लेकर सुनार के पास जाता है और उसे पिघलाकर सोने के पत्रे बनाता है और उसे सोनू के वॉर टैंक को लगा देता है ताकि इनकम टैक्स वालों को कोई शक ना हो। दूसरे दिन ही इनकम टैक्स वाले सुधाकर के घर पर रेड डालते हैं। वो बहुत ही छानबीन करते रहते हैं, लेकिन सुधाकर के खिलाफ उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो खाली हाथ वहाँ से चले जाते हैं। तब ये सब देखकर सोनू की माँ कहती है, ये क्या? ये इनकम टैक्स वाले खाली हाथ कैसे चले गए? मैं तो इन्हें देखकर बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि गया सारा सोना। अब रुको रुको, अभी दिखाता हूँ, तुम भी मेरे दिमाग की दाद दोगी। सुधाकर वॉर टैंक को घर में देखता है, पर उसे वो दिखाई नहीं देता। वो सोनू के नाम से चिल्लाने लगते हैं और उस वॉर टैंक के बारे में पूछने लगते हैं। तब सोनू कहता है, अरे पिताजी, खेलते खेलते उसका ना व्हील टूट गया, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। क्या कहा? फेंक दिया? अरे कमबख्त, तुझे जरा सी भी अकल नहीं है क्या? सच में तू लाड प्यार से बिगड़ गया है। चल बता, उस खिलौने को कहाँ फेंका तुमने? सोनू सुधाकर को लेकर उस जगह जाता है, लेकिन वहाँ उसे वो वॉर टैंक खिलौना नहीं मिलता। पूरा दिन पैदल उस वॉर टैंक के लिए वो घूमते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी सोनू को चिंटू की याद आती है और वो मन ही मन सोचता है, अरे हाँ, लगता है मेरा वॉर टैंक भी उस चिंटू ने ही लिया होगा। मैं कल ही उसके पास जाकर अपना वॉर टैंक खिलौना वापस लेकर आता हूँ। सोनू का शक सही था। वो वॉर टैंक चिंटू के पास ही था। चिंटू उस वॉर टैंक का रिस्टोरेशन करता है और उसके साथ खेलता है। तब उसके ध्यान में आता है कि वॉर टैंक में लगे हुए वो पत्रे सोने से बने हुए हैं। अरे ये सोने का वॉर टैंक है, बेचारा वो उधर ही उसे ढूंढ रहा होगा। मैंने कल इसे सोनू के घर के सामने से उठाया था। कल जाकर उसी के घर में वापस लौटा देता हूँ। दूसरे दिन चिंटू उस वॉर टैंक को लेकर सोनू के घर जाता है उसे वापस करने के लिए, लेकिन सोनू और चिंटू की मुलाकात ही नहीं होती। लेकिन सुधाकर घर में रहता है। उधर वॉर टैंक को वापस पाकर सुधाकर बहुत खुश हो जाता है। सुधाकर चिंटू से अच्छे से बात करता है और उसे खाने पीने के लिए देता है। तब सोनू भी वहाँ आता है और वो कहता है, अरे चिंटू, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम मेरे ही घर पर हो। अब क्या चुराने आए? कल जो मेरा वॉर टैंक तुमने चुराया था उसे वापस कर दो। मुझे पता है कि वो तुम्हारे ही पास है। उसकी ये बात सुनकर सोनू के पिताजी सुधाकर कहते हैं, अरे बेटा सोनू, वो चोर नहीं है। उसने तो बड़ी ईमानदारी से वो वॉर टैंक वापस ला कर दिया है। वैसे तुम जानते हो क्या इसे?
देखो, आज इसकी वजह से ही हमारी लक्ष्मी घर वापस आई, और एक तुम हो कि घर के लक्ष्मी को बाहर रास्ते पे फेंक देते हो। कुछ सीखो चिंटू से। इस तरह चिंटू सोनू को हर बात बताता है। तब सुधाकर चिंटू को अपने ही घर में रख लेता है और उसे अपने बेटे के जैसे ही प्यार करता है। सुधाकर चिंटू को सोनू के ही स्कूल में दाखिला करवाता है और अब सोनू और चिंटू दोनों भाई बनके खुशी से रहने लगते हैं। वॉर टैंक रिस्टोरेशन। एक बार की बात है, एक गांव था जिसके पास एक घना जंगल था। गांव से शहर जाने के लिए वो जंगल को पार करना पड़ता था। उसी गांव में सूरज और बिरजू नाम के दो दोस्त रहते हैं। एक बार वो जब दोनों शहर जा रहे थे, तब बीच रास्ते में ही बिरजू सूरज से कहता है, सूरज, थोड़ी देर यहाँ पर आराम करते हैं, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अरे ये क्या, इतनी जल्दी थक गए तुम? अभी तो जंगल से बाहर भी नहीं निकले। इस तरह हम शहर में कब पहुंचेंगे? अरे रुको थोड़ा, उस झाड़ी के बाजू में थोड़ा आराम करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं। हाँ, ऐसा सोचकर वो दोनों झाड़ी के पास जाते हैं और बिरजू वहां पर लेट जाता है। सूरज वहीं पर लकड़ी लेकर टहल रहा होता है कि तभी उसकी नजर उस झाड़ी पर पड़ती है। उसे उस झाड़ी में कुछ दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और झाड़ियों को दूर करने लगता है। तभी उसे वहां पर एक पुराना टैंक दिखाई देता है। वो बिरजू को आवाज देता है, अरे बिरजू, जरा इधर आओ, जल्दी देखो यहाँ क्या है। अरे क्या हुआ? क्या कोई खजाना मिल गया? अरे खजाने से भी बड़ी चीज है यहाँ पर, ये देखो। बिरजू वहां कर देखता है तो वहां एक टैंक रहता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वहीं पर पड़ा हुआ रहता है। बिरजू उसे देखकर कहता है, सूरज, एक काम करते हैं, इसे ले जाकर बेच देते हैं, इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे हमें। अरे पागल हो गए क्या? ये कोई भंगार में बेचने वाली चीज नहीं है। अगर हमने इसे ठीक करके गांव में रखा तो हमारा गांव मशहूर हो जाएगा। लेकिन वो कैसे सूरज? अरे पागल, ऐसी चीजें संग्रहालय में रखी जाती है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। हम भी वैसे ही करेंगे, इससे हमें पैसे भी मिलेंगे और गांव का नाम भी होगा। इस तरह बिरजू समझ जाता है और दोनों शहर ना जाते हुए गांव से एक जेसीबी लेकर आते हैं और उस टैंक को निकालकर गांव लेकर आते हैं और उसका रिस्टोरेशन करने लगते हैं। उसे पूरी तरह चमकाकर तैयार करते हैं। उस टैंक को देखकर बिरजू कहता है, अरे सूरज, हमने ये टैंक तो तैयार किया, लेकिन अगर ये बात हमारे गांव के लालची साहूकार को पता चली तो? अरे हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, ये बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं थी। सूरज और बिरजू को जिस बात का डर था वही हो जाता है। गांव के साहूकार को ये बात पता चलती है। अरे वाह, वो टैंक मुझे ढेर सारे पैसे कमा कर दे सकता है। इतना पुराना जो है, मैं आज ही अपने लोगों को भेजकर सूरज के घर से उस टैंकर को चुरा लूंगा। रात को साहूकार अपने कुछ लोगों को लेकर सूरज के घर आता है। वो उस टैंक को चोरी करने के लिए उसके तरफ जाते ही रहता है कि तभी सूरज और बिरजू गांव के लोगों को बुला लेते हैं। लोग वहां पर आते हैं, जिन्हें देखकर सभी वहां से भाग जाते हैं। आज तो ये भाग गए, लेकिन ये फिर से जरूर कोशिश करेंगे। हाँ सूरज, तो फिर हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मेरे चाचा जी एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, हम उन्हें पूछेंगे कि क्या करना है। दूसरे दिन वो साहूकार किसी आदमी से पैसे लेकर उस टैंक को बेच देता है। वो आदमी टैंक लेने सूरज और बिरजू के पास आते हैं। दोनों उन्हें कहते हैं, अरे रुको रुको, तुम ये टैंक कहाँ लेकर जा रहे हो? ये टैंक हमारा है। अरे, इसे हमने खरीदा है, अब ये हमारा है। अरे ऐसे कैसे खरीदा तुमने? ये देखो, ये टैंक रजिस्टर्ड है हमारे नाम पे। अगर तुमने इसे ले जाने की कोशिश की तो चोरी का मुकदमा हो जाएगा तुम पे, और जिन्होंने तुम्हें बेचा उस पे भी। अरे, हमने साहूकार को पैसे देकर खरीदा है, इसे हम लेकर ही जाएंगे। ये सुनकर सूरज और बिरजू पुलिस को बुलाते हैं और अपने टैंक के कागज दिखाकर साहूकार और उस आदमी को वो गिरफ्तार करवाते हैं। कुछ ही दिनों में सूरज और बिरजू उस टैंक को संग्रहालय बनाकर प्रदर्शित करते हैं और उनका गांव मशहूर होता है। इस तरह सूरज और बिरजू का नाम होता है। मिनी वॉर टैंक रेस। रामपुर नाम के गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। उसका एक बेटा था मधु। मधु बहुत कामचोर और आलसी था। हमेशा मधु अपने पिताजी को आप क्या पुराने जमाने के हैं ऐसे ही बोलता था। एक बार मोहन अपने बेटे मधु से कहता है, अरे बेटा, मेरे साथ चलकर खेतों में मेरी मदद करो। अब कब तक ऐसे ही रहोगे? सांड हो चुके हो और काम का तो पता नहीं तुझे।
अरे पापा, खेतों में काम, दैट इज सो डाउन मार्केट यू नो। अबे ओए अंग्रेज की औलाद, खेतों में काम नहीं तो कहाँ काम करेगा? अभी तो थोड़ा घूमने फिरने दो, बाद में सोचता हूँ काम का। चलो मैं चलता हूँ। मधु हमेशा ऐसे ही बातें करता और मोहन कुछ नहीं कर पाता। उसी गांव में एक फौजी अपने परिवार के साथ रहता था। उसका भी एक अजय नाम का बेटा था। अब फौजी रिटायर होने वाला था। फौजी रिटायर होकर गांव में आता है। अपने साथ वो 2 मिनी वॉर टैंक लाता है। गांव वाले वो मिनी वॉर टैंक देखने के लिए भीड़ करते हैं। तब अजय कहता है, अरे ये क्या लाए पापा, लाए तो लाए इतना छोटा। क्या पापा आप भी ना। ऐसा कहकर अजय हंसने लगता है। तब उसकी माँ कहती है, ए अजय, चुप कर, बदतमीज कहीं का। पापा का ही मजाक उड़ा रहे हो, खुद तो कुछ करता नहीं। अजय, सरकार ने हमें गांव में बहुत सारी जमीन दी है। हम दोनों मिलकर बड़ी मेहनत से वहाँ काम करेंगे और फसल उगाएंगे। क्या कहते हो? छी पापा, मैं नहीं करूँगा खेतों में काम। तू तो खेतों में भी काम करने लायक नहीं है, जा यहाँ से। अजय वहां से चला जाता है। फौजी को बड़ा अजीब लगता है कि उनका बेटा किस तरह से बातें करता है। तब फौजी कहता है, अरे ये क्या हो गया अजय को? ये क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है? गांव में हर एक नौजवान ऐसा ही है, सब परेशान है इनसे। क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है मेरे देश के साथ? बॉर्डर पर तो दुश्मनों के साथ लड़ा, अब यहाँ अपनों के साथ भी लड़ना पड़ेगा। ऐसा कहकर फौजी बहुत सोचता है कि गांव के नौजवानों को कैसे सुधारा जाए। बहुत सोचने के बाद मिनी वॉर टैंक देखकर उसे एक आइडिया आता है और इसके लिए वो एक ग्राम सभा बुलाता है। वहां पर फौजी कहता है, गांव के नौजवान सोचते हैं कि हमारी पीढ़ी तो बस ऐसे ही है, तो क्यों ना हम नए और पुरानी पीढ़ी में रेस लगाए। पहले तो गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता। सब आपस में बातें करते हैं कि ये क्या पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा, इस तरह से। तब फौजी कहता है, सुनो गांव वालों और नौजवानों, मेरे पास 2 मिनी वॉर टैंक है। क्यों ना हम उससे रेस करें, जो जीतेगा उसके बाद हारने वाले को माननी पड़ेगी। पर पापा, ये रेस किन दोनों के बीच होंगी? एक नए पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करेगा और एक पुरानी पीढ़ी का। ये बात गांव वालों को बहुत पसंद आती है और सबकी सहमति से मिनी वॉर टैंक का आयोजन किया जाता है। पुराने पीढ़ी का प्रतिनिधित्व फौजी करते हैं और नई पीढ़ी का अजय। इस तरह मिनी वॉर टैंक रेस का दिन आता है। सभी गांव वाले बहुत उम्मीद से वो रेस देखने आते हैं। फौजी और अजय भी अपनी अपनी मिनी वॉर टैंक लेकर तैयार रहते हैं। थोड़ी ही देर में रेस चालू होती है। कभी अजय आगे होता है तो कभी फौजी। रेस बहुत रोमांचक होती जा रही थी। फौजी अपना मिनी वॉर टैंक की स्पीड बढ़ाता है। एक क्षण में अजय अपनी मिनी वॉर टैंक की स्पीड बढ़ा ही नहीं पाता और देखते ही देखते फौजी रेस जीत जाता है। वो कहता है, मेरे प्यारे नौजवानों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और अभी मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे? तो आज से आप सभी को हमारी बात सुनकर खेतों में काम करना होगा। हाँ पापा, हम सब तैयार हैं। उस दिन से सभी के नाकारे बेटे मेहनत करने लगते हैं। कुछ बेटे गांव में काम करते हैं, कुछ खेतों में, तो कोई छोटा मोटा काम करके मेहनत शुरू करते हैं। इधर फौजी अपने बेटे अजय को खेतों में काम करा के अच्छी फसल उगाने लगता है और उस दिन से सभी गांव वाले सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं।